कक्षा 11 भूगोल के प्रिय विद्यार्थीगण, आपके पुस्तक के 6ठे अध्याय भू आकृतिक प्रक्रियाओं के कुछ अगले बिंदुओं के साथ मैं डॉक्टर अब्दुल हमीद एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूं। बच्चों, इस पाठ के आज के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, अपरदन, निक्षेपण, मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं और मृदा निर्माण के कारक, ये बेहद महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आज के लेक्चर में हम लोग शामिल कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपरदन और निक्षेपण की बात करते हैं। बच्चों, अपरदन और निक्षेपण गतिज ऊर्जा द्वारा नियंत्रित अनाच्छादन की प्रक्रियाएं होती हैं। अपरदन वह क्रिया है जिसके अंतर्गत शैलों के जो मलबे होते हैं वो एक स्थान पर अर्जित होते हैं और उनमें परिवहन भी शामिल होता है। यानी अपरदन की प्रक्रिया में शैलों का अर्जित होना, इकट्ठा होना और उनका परिवहन, ये दोनों प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। अपक्षय आदि क्रियाएं जिसको कि आप पहले पढ़ चुके हैं इस अध्याय में ही, अपक्षय और दूसरी अन्य क्रियाओं से टूटकर जो छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए होते हैं, ऐसे शिलाखंडों को अपरदन के कारक जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। अपरदन के कारक ये क्या है? ये प्राकृतिक कारक हैं जिनसे इन चट्टानी टुकड़ों और शिलाखंडों का परिवहन होता है। कौन कौन से कारक हैं? तो इनमें सबसे पहला होता है कारक परिवहित जल प्रवाहित जल, यानी बहता हुआ जल। इनमें नदी का जल, धाराएं, लहरें और भूमिगत जल। आप जानते हैं नदी के जल के अलावा समुद्र, झीलों में, बड़े बड़े जलाशयों में जो पानी होता है उसकी लहरें और धाराएं भी इस प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाती हैं, यानी अपरदन और परिवहन का कार्य करती हैं। साथ ही साथ जमीन के भीतर जो जल होता है जिसको हम भौम जल या भूमिगत जल कहते हैं, वो भी अपरदन और परिवहन की प्रक्रिया करता है। इसके अलावा अन्य प्राकृतिक कारकों की बात करें तो उसमें वायु है और हिमानी भी है। हिमानी मतलब बर्फ की नदी, जो ठोस बर्फ पहाड़ों पर खिसकते हुए चलते हैं, वो भी चट्टानी टुकड़े और मलबे का अपरदन और परिवहन करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ये कारक हैं, यह इनके गत्यात्मक स्वरूप पर निर्भर करता है कि वो हटाए जाने वाले पदार्थों को किस रूप में और कैसे लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जैसे हम पहले बहते हुए जल को लेते हैं। बहता हुआ जल चट्टानी टुकड़ों को धकेलकर, बहाकर, उसे घुलाकर अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। इसी प्रकार हिमानी भी इन चट्टानी पदार्थों को, टुकड़ों को रगड़ते हुए, ढकेलते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। जबकि जो एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है हवा यानी वायु, ये बड़े चट्टानी टुकड़ों का अपरदन और परिवहन तो नहीं करते, मगर जो छोटे और धूल कणों के रूप में चट्टानी पदार्थ होते हैं उनको ये उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो कार्य अपरदन के कारक चट्टानी पदार्थों पर करते हैं, यानी जो अपरदन की क्रिया होती है उससे धरातल का यानी भू स्वरूप का निम्नीकरण होता है, यानी वो छटते कटते रहते हैं। ठीक है, यानी भूदृश्य जो है वो विघर्षित होता है, यानी घिसता रहता है। अपक्षय, जैसा कि आपने पीछे अपक्षय या बृहत संचलन पढ़ा है, ये दोनों प्रक्रियाएं भी निम्नीकरण की ही प्रक्रिया हैं, किंतु बृहत संचलन और अपरदन में अंतर होता है। इस अंतर को आप समझ सकते हैं आसानी से, क्योंकि बृहत संचलन आप पीछे पढ़ चुके हैं। बृहत संचलन में क्या होता है, उसमें शैल मलबा जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ऊपर से आधार तल यानी नीचे की ओर चले जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण। जबकि जो अपरदन आप पढ़ रहे हैं, अपरदन में गतिज ऊर्जा की संकल्पना काम करती है। गतिज ऊर्जा
समझ रहे हैं आप? यानी क्या होता है कि भूतल के पदार्थों का अपर्दन और परिवहन वायु, गतिशील जल, हिमानी और भूमिगत जल ये गतिशील होते हैं, इसलिए ये अपनी ऊर्जा के दम पर, अपने ऊर्जा के बल पर, उसकी ताकत के द्वारा चट्टानी पदार्थों का अपर्दन और परिवहन करते हैं। यानी ये सब नियंत्रित होता है इन कारकों की ऊर्जा के कारण। तो यहां पे गतिज ऊर्जा की संकल्पना लागू होती है। इनमें से वायु, गतिशील जल और हिमानी ये तीनों जलवायविक दशाओं से नियंत्रित होते हैं। ये कारक पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो कैसे हम समझते हैं? हिमानी जो ठोस बर्फ के रूप में होता है, यानी वो ठोस अवस्था में होता है, जो चट्टानी पदार्थों का अपर्दन करता है। दूसरा द्रव है, यानी बहता हुआ जल, और तीसरा गैस यानी हवा। इस प्रकार ये तीनों अवस्थाओं यानी ठोस, द्रव और गैस का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जबकि दो अन्य कारक भूमिगत जल और धाराएं या लहरें, ये सब इनका कार्य जो होता है वो जलवायु द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूं अपर्दन और परिवहन की इस प्रक्रिया से आप परिचित हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं निक्षेपण की। निक्षेपण क्या है? निक्षेपण अपर्दन का ही परिणाम है। अगर चट्टानें अपर्दित नहीं होंगी तो उनका निक्षेपण का सवाल ही नहीं उठता है। जब मंद ढाल के कारण, अपर्दन के कारक अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों या अवसादों को ढोने में असमर्थ हो जाते हैं और उनको एक जगह छोड़ने लगते हैं, बिछाने लगते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम निक्षेपण कहते हैं। यहां मैं एक उदाहरण से आपको समझाऊंगा। नदी का जल बहुत ऊंचे पर्वत श्रृंखला से शुरू होता है, अपने साथ बड़े बड़े पहले चट्टानी टुकड़ों को तोड़ता है, घिसता है, एक दूसरे से टुकड़े उन सब एक दूसरे से टकराए, तमाम उसमें मिट्टी के भी पदार्थ होते हैं जो कि शैल चूर्ण के रूप में होते हैं। ये सारी चीजों को वो नदी का जल ढोता रहता है। और जब नदी अपने युवावस्था में होती है तो पूर्ण वेग के साथ बहती है और ये चट्टानी टुकड़े बिना बाधा के तेजी के साथ कहां जाते हैं, किस ओर अग्रसर होते हैं? जी हां, समुद्र की ओर, जहां वो नदी को जाकर के समुद्र में गिरना होता है। लेकिन जब ये समुद्र के किनारे पहुंचने लगते हैं, यानी समुद्र से मिलने वाला होता है नदी की धाराएं, उस समय क्या होता है कि नदी का जो वेग है वो मंद हो जाता है। नदी का वेग क्यों मंद होता है? क्योंकि ढाल बिल्कुल कम हो जाता है। ऐसे में नदी अपने साथ बड़ी मात्रा में लाए हुए अवसाद को ढोने में असमर्थ हो जाता है नदी का जल, और तब ये अवसाद या ये पदार्थ वहीं समुद्र के किनारे बिछ जाते हैं। कीचड़ जैसा स्वरूप हो जाता है और नदी की धाराएं उस कीचड़ जैसे स्वरूप में से बंट करके बहकर जाकर के समुद्र में मिलती हैं। आप पढ़े होंगे, ऐसी आकृति को हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एक निक्षेपित भू संरचना है, एक भूदृश्य है जो निक्षेप के द्वारा बना है। इसी प्रकार सारे कारक अपने साथ ढोकर लाए जाने वाले पदार्थों को असमर्थ होने की स्थिति में एक स्थान पर बिछाने का कार्य करते हैं, जिसे हम निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो आइए, ये दो बातें हो गई। अब हम मृदा निर्माण की बात करते हैं। यह भी इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, मृदा निर्माण। मृदा मतलब मिट्टी। यहां हम सबसे पहले ये जानेंगे कि मिट्टी क्या है, यानी मृदा क्या है। तो मृदा, जो मृदा वैज्ञानिक हैं वो बताते हैं कि मृदा कई प्राकृतिक तत्वों का मिश्रण है। कई प्राकृतिक तत्वों का मिश्रण, जिसमें अनेक जीवित और निर्जीव पदार्थ सम्मिलित होते हैं। पौधों को पोषित करने की क्षमता मिट्टी में होती है। मिट्टी के तमाम रासायनिक, भौतिक और जैविक
ये क्रियाएं मिट्टी में निरंतर चलती रहती हैं। मिट्टी यानी मृदा अपक्षय का परिणाम है, यानी ये मुख्य रूप से अपक्षय की प्रक्रिया से निर्मित होती है। मिट्टी परिवर्तनशील और विकासात्मक तत्व है। ये वृद्धि का भी माध्यम, यानी मृदा जो है वो वृद्धि का भी माध्यम है। मृदा की जो विशेषताएं हैं, जैसा कि मैंने बताया कई विशेषताएं मिट्टी में होती हैं, ये मौसम के साथ परिवर्तित होती रहती हैं। मृदा ठंडी हो सकती है, गर्म हो सकती है, शुष्क यानी सूखी हो सकती है और नम हो सकती है। ये सब मिट्टी की विशेषताएं हैं जो मौसम के साथ साथ परिवर्तित होती रहती हैं। मृदा में पत्तियों के गिरने, घास के सूखने और जैव पदार्थों के बढ़ने से उसकी जो संरचना होती है वो बदलती रहती है। मृदा में जैविक पदार्थों की मात्रा, उसका रसायन यानी केमिकल, वनस्पति, प्राणी जात, तापक्रम, आर्द्रता, सब कुछ मौसमों के साथ विस्तारित तथा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। इसका अर्थ यह है कि जलवायविक दशाओं, भू आकृतियों तथा वनस्पतियों के साथ मृदा के अनुकूलित होने की क्रिया हमेशा चलती रहती है। साथ ही इससे यह भी स्पष्ट होता है कि मृदा उक्त नियंत्रित दशाओं में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप आंतरिक रूप से परिवर्तित भी हो सकती है। और मैं आपको यहां एक और महत्वपूर्ण बात बताऊं, मृदा जैसी महत्वपूर्ण चीज के अध्ययन के लिए बाकायदा एक विज्ञान है जिसे हम मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी के नाम से जानते हैं। और जो वैज्ञानिक इस पेडोलॉजी का अध्ययन करते हैं उन्हें हम पेडोलॉजिस्ट कहते हैं, मृदा वैज्ञानिक। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं। किन प्रक्रियाओं से मृदा यानी मिट्टी का निर्माण होता है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, मृदा निर्माण यानी मिट्टी पैदा होने की प्रक्रिया अपक्षय पर निर्भर होती है। ये पहले ही आपको बताया था। अपक्षयित पदार्थ अथवा लाए गए पदार्थों के निक्षेप, बैक्टीरिया या काई अथवा लाइकेन कह सकते हैं इसको, जैसे जो सूक्ष्म पौधों द्वारा ये निवेशित होते हैं। वृक्ष की जड़ें भूमि की गहराई तक जाती हैं। ये जड़ें मिट्टी को बांधती भी हैं और इन जड़ों के गहराई में जाने से मिट्टी टूटती भी है। बिल बनाने वाले जीवों द्वारा मिट्टी के कणों को सतह पर लाया जाता है। इससे क्या होता है कि पदार्थों के जो ढेर, मिट्टी के जो पदार्थ होते हैं, चट्टानी पदार्थ, उनके ढेर छिद्रमय तथा स्पंज की तरह हो जाते हैं। वो स्पंज की तरह कार्य करने लगते हैं। इससे मृदा में जल धारण यानी पानी धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। साथ ही साथ उसमें हवा के प्रवेश की क्षमता भी विकसित हो जाती है। परिणाम स्वरूप परिपक्व खनिज तथा जीव उत्पाद युक्त मिट्टी का निर्माण होता है। यह है मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया। और अब हम इसी क्रम में इस महत्वपूर्ण टॉपिक को जानने की कोशिश करते हैं कि मृदा निर्माण के कारक क्या हैं। ठीक है, तो अब हम मृदा निर्माण के कारकों को जानते हैं। बच्चों, मृदा निर्माण के कुल 5 कारक हैं। आप यहां देख रहे हैं, मैंने लिख रखा है। तो मृदा निर्माण के इन कारकों के क्रम में सबसे पहले हम लोग जानते हैं, पहला कारक है मूल चट्टान। मृदा निर्माण में मूल चट्टान की जो भूमिका होती है वो निष्क्रिय नियंत्रक के कारक के रूप में होती है। मृदा का निर्माण मूल शैल के संगठन, उसकी संरचना और शैल निक्षेप के जो खनिज और रासायनिक संयोजन होते हैं उस पर निर्भर होता है। मूल चट्टान में अपक्षय की प्रकृति एवं उसकी दर तथा आवरण की मोटाई भी महत्वपूर्ण तत्व है।
एक समान आधार की शैलों पर मिट्टी में अंतर हो सकता है। तो मूल चट्टान मृदा निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अब हम बात करते हैं स्थलाकृति या उच्चावच के बारे में। तो स्थलाकृति या उच्चावच भी मृदा निर्माण का दूसरा निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। यानी मूल चट्टान के बाद दूसरा जो निष्क्रिय नियंत्रक कारक है वो है स्थलाकृतिक या उच्चावच। सूर्य की किरणें स्थलाकृतियों पर मूल चट्टानों के अनाच्छादन या अनावृत्ति को प्रभावित करती है, यानी उसकी टूट फूट को प्रभावित करती है। तीव्र ढाल वाले भागों पर मृदा छिछली यानी मिट्टी की जो मोटाई होती है वो छिछली होती है, जबकि उच्च क्षेत्रों में गहरी यानी मोटी होती है। निम्न ढालों पर जहां अपर्दन न्यून यानी कम तथा जल का संग्रहण अच्छा होता है, वहां मृदा निर्माण भी अच्छी प्रकार से होता है। इसी प्रकार सूर्योन्मुखी यानी जहां सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं और उससे विमुख यानी पीछे वाले ढालों पर भी मिट्टी में भिन्नता मिलती है। ठीक है, अब आप देखते हैं तीसरा मृदा निर्माण का तीसरा कारक, जिसको हम कहते हैं जलवायु। जलवायु के दो प्रधान तत्व होते हैं, आप जानते हैं, तापमान और वर्षा। तापमान और वर्षा की भिन्नता भी मृदा निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। मृदा निर्माण में जलवायु के प्रमुख तत्व प्रवणता, वर्षा, वाष्पीकरण की आवृत्ति और मौसमी भिन्नता, इन सब का स्पष्ट प्रभाव मिलता है। तापक्रम में मौसमी तथा दैनिक भिन्नता भी पाई जाती है, जो मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। अब हम चौथे कारक की बात करेंगे, जैविक क्रियाएं। जीवाश्म तथा वनस्पतियां, आप जानते हैं ये जैविक तत्व हैं। जीवाश्म और वनस्पतियां मृदा में नमी धारण करने की क्षमता, नाइट्रोजन निर्धारण और ह्यूम्स एकत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बैक्टीरिया तथा मृदा के जीव जो होते हैं वो हवा से गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त करके उसे रासायनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं। कुछ जैविक अम्ल जो ह्यूम्स बनाने की अवधि में निर्मित होते हैं, वे मृदा के मूल पदार्थों के खनिजों के विनियोजन में सहायता करते हैं। इसी प्रकार चींटी, दीमक, केचुआ आदि ये मृदा निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अब अंत में हम बात करते हैं काल अवधि की, यानी पीरियड, काला अवधि। ये किस प्रकार मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया में भूमिका निभाती है, आइए देखते हैं। मृदा निर्माण का ये पांचवा महत्वपूर्ण कारक है और इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि यदि जो निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी है, अगर समय कम मिला यानी लघु समय में हम उसको देखें तो वो मिट्टी अपरिपक्व होती है, उसमें संस्तर नहीं मिलते। जबकि दीर्घकालीन अवधि यानी लंबे समय में जो मिट्टी अस्तित्व में आती है वो परिपक्व मानी जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कालावधि भी एक महत्वपूर्ण कारक है मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया में। तो ये 5 महत्वपूर्ण तत्व हैं जो मृदा निर्माण के कारक के रूप में अपना कार्य करते हैं, जिससे मिट्टी का निर्माण प्रभावित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आज इस छठे अध्याय के इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम लोगों ने देखा और समझा होगा आपने। अभी इस लेसन के कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु बाकी हैं, जिसे हम लोग अगले लेक्चर में लेंगे। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।